नहीं क्वेश्चन पेपर है तो अच्छा अभी तो ऑफिशियली कॉल दिया मैंने, ठीक है। सो ठीक है तो ठीक है। डाउट जो आप लोग का बताइए, लोगों ने भेजा था, सिर्फ रोहित ने ग्रुप में सॉल्यूशन भेजा था, बाकी लोगों को लगता है कि ये नहीं है, या अभी लोगों के सेमेस्टर भी चल रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम है, बिजी और फिर ओके, बट करोगे थोड़ा बहुत टाइम निकाल के तो बेटर रहेगा, नहीं तो ठीक है। देखो तो इसमें आई थिंक कहाँ पे एट्थ डाउट था ना, सेवंथ एट्थ, सो एट्थ देखो करते हैं। सर एक जनरल डाउट था, जी बताइए। एमिली और मेथड ऑफ मूवमेंट एस्टिमेटर कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए सेम होता है? वो तुम फाइंड कर सकते हो, आई थिंक कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम होगा, बहुत सारे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। क्राइटेरिया होता है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम ही आता है या फिर? नहीं वैसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बट सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल कलर ट्राई करके देखो, ये नॉर्मल हाँ में सर, सेम आएगा। हाँ उसके तो लिए सेम। ऐसा कोई डायरेक्ट थ्योरम नहीं है वो, ओके, क्योंकि क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एमएलई से मतलब मेथड ऑफ मूवमेंट से इजीली निकल जाता है तो। हाँ ऐसा कर सकते हैं। जहाँ तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला, दोनों का अलग अलग मेथड, एक में एमएलई में है कि आपको लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करना पड़ता है, मेथड मूवमेंट में सिंपली है कि सैंपल मूवमेंट और पॉपुलेशन मूवमेंट इक्वल करना पड़ता है आपको। हो सकता है ऐसा कोई होगा, बट मुझे भी याद नहीं है। So, अगर बाकी किसी को आइडिया है तो यू कैन टेल कि ऐसा कोई रिलेशन है क्या कि एमएलई ऐसा होगा, ऐसा कोई रिलेशन मुझे याद नहीं है अभी। सो शायद नहीं पढ़ा मैंने अभी तक। ठीक है एट्स में देखो कई दो तीन लोगों के डाउट थे, इसलिए जो लोगों ने भेजे थे पर्सनली भी। सो इसमें सिंपल था कि ट्रांसफॉर्मेशन पहले हमें करना था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे कि जैसे सीधा सीधा देख लो एट्स में क्या है कि इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास पीडीएफ जो है एक्स का वो इस तरह से है, 3 θ x² माइनस θ x³ x मोर देन 0 0 अदरवाइज। तो सबसे पहले आप अगर डायरेक्टली देखो माइनस θ x³ है ना, x मोर देन 0, ठीक है। और यहाँ बोला है सैंपल साइज 10 है आपका, तो सैंपल साइज 10 है और हम्म तो इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, पहले x³ का आप डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए सिंपली। जैसे जैसे मैंने कहा था और भी तरीके हो सकते हैं, डायरेक्टली आप ट्राई कर सकते हो। तो अभी मैं तत्काल ये कहना चाहता हूँ कि y बराबर x³ ले लो। देखो हम x³ एक्चुअली दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं ऐसा, कब, इस सपोर्ट पे ऑन 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये 0 टू इंक्रीजिंग होगा, ये ऐसा होता ना, तो लाइक मोनोटोनिक है। सो डायरेक्टली हम अगर फॉर्मूला लगा ले कि एफ वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई का मॉड, ये ना। सो यहाँ से आप डायरेक्टली फाइंड कर लीजिए, तो यहाँ से आपका आएगा एफ एक्स ऑफ एक्स। हालांकि मुझे इसका वाई के टर्म में लिखना है, क्योंकि हम क्या इंटरेस्टेड हैं, हम लोग इंटरेस्टेड है वाई के पीडीएफ में। तो अभी कल मैं ऐसे लिख देता हूँ। सो जस्ट ये क्वांटिटी लिख लो। तो क्या होगा 3 θ x² ई की पावर माइनस θ x³, इसको वाई में कन्वर्ट करना होगा बिकॉज हम वाई का पीडीएफ चाहते हैं, बट डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ इनटू डी एक्स अपॉन डी वाई। तो यहाँ से आप देखो पहले आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो, तो सिंपल है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आपका 3x²। सो यहाँ से आप डी एक्स अपॉन डी वाई डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, तो हो जाएगा 1/3x², ठीक है ना। तो यहाँ से रख दोगे तो 1/3x², ये मॉड में है, चूंकि 3x² पॉजिटिव है तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्टली आप देख सकते हो सिंपली क्या बचा, थीटा ई की पावर माइनस θ x³। हमें एक्चुअली वाई में चाहिए था, तो वाई की वैल्यू डालते हैं, तो यहाँ से आ गया थीटा ई की पावर माइनस θy, ठीक है ना। वाई मोर देन 0 होगा क्योंकि एक्स मोर देन 0 है, तो उस एक्स मोर देन 0 के लिए वाई भी मोर देन 0 होगा। सो लाइक हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने x³ का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लिया। इससे क्या हुआ कि वाई का जो पीडीएफ है दिस इज डायरेक्टली आप देख पा रहे हैं डायरेक्टली ना, वाई का पीडीएफ जो है, सो वाई इज एक्सपोनेंशियल थीटा। अब एक्सपोनेंशियल थीटा का आप लोग ऑलरेडी आता है, नहीं तो मैं ड्राइव कर देता हूँ। तो इसके लिए क्या है, ड्राइव करने का प्रॉपर वे उससे करता हूँ। फॉर्मूला याद है, डायरेक्टली देख सकते हो, आप लास्ट क्लास में बताया भी था मैंने कि डायरेक्टली आप देख सकते हो कि एक समेशन एक्स क्यू फॉर्म में आएगा। जरा कि आंसर बता दिया था आप लोगों ने, इसमें देख के बता दोगे। पहली बात तो समेशन एक्स का एक्स क्यू बनेगा और यहाँ पे 2 टाइम्स होगा, तो ए ऑप्शन में ही वैसा है, 2 टाइम्स समेशन एक्स क्यू। कैसे आता है तो उसको पीछे की आप स्टोरी अगर जानना चाहो तो ये है कि मतलब हमारे पास सैंपल एक्चुअली x1 x2 एक्सटेंड था,
तो x1 x2 x10 है, तो उसके हिसाब से अब हमारा सैंपल होगा y1 y2 y10 एंड दे आर IID एक्सपोनेंशियल थीटा। तो इसके लिए अगर आप बात करोगे तो आपको आइडिया है कि 2 थीटा वाई, अगर मैं y एक्सपोनेंशियल थीटा 2 थीटा y का डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल चलो आप देख लो, मान लो w नाम रख दिया, तो अगेन ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो आप f w ऑफ w बोल दो, तो क्या होगा fy ऑफ y इंटू dy बाई dw। ठीक है ना, वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो मैं, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, अगेन दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, कब किस इंटरवल पे, ऑन 0 to y। प्रॉपर्टी भी लगा देंगे डायरेक्ट, हाँ वो गामा की प्रॉपर्टी लगा देंगे, कोई हाँ कांस्टेंट मल्टीप्लाई उधर नीचे आ जाता है। यस यस, तो आप कई सारे और तरीके हैं, आप डिपेंड करता है आपको क्या बेटर लगता है। तो एक मिनट चार्ज को लगा दो इसका, तो एक मिनट। so, यहाँ पे क्या है कि सो fy dy बाई dw है ना, तो मतलब कैसे भी कर लो आप, क्या फर्क पड़ता है। सो fy है थीटा e की पावर माइनस थीटा y, एंड यहाँ से dw बाई dy निकालोगे तो क्या आएगा 2 थीटा, तो डिवाइड dw 1 बाई 2 थीटा। तो यहाँ से क्या हुआ, अब आपके पास आ गया, कैंसिल कर लो। सो मुझे w के टर्म में चाहिए, ठीक है। सो थीटा कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 e की पावर माइनस थीटा। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि मुझे w के टर्म में चाहिए, तो w की वैल्यू क्या है 2 थीटा, मतलब y की वैल्यू w अपॉन 2 थीटा। सो w अपॉन 2 थीटा, तो यहाँ से फाइनली क्या होगा, थीटा कैंसिल, सो 1 बाई 2 e की पावर माइनस, जो कि आप सिंपली देख पा रहे हो, दिस इज एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 है ना, एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, जो कि कोइंसिडेंटली हाँ है ना। सो ये आपका काई स्क्वायर 2 भी है, तो ये एक्चुअली जो w का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काई स्क्वायर 2 हो गया। तो इसी लॉजिक से क्या होता है कि हमने एक्चुअली w मैंने क्या लिया था 2 थीटा y। सो लाइक अगर मैं wi लेता हूँ, या सीधा छोड़ो, 2 थीटा yi, दिस इज काई स्क्वायर 2, सो 2 थीटा समेशन yi, तो ये IID है, तो इसलिए काई स्क्वायर 2 ऐड हो जाएगा कितनी बार, हाँ n आपका कितना है 10 है, तो ये सब आप लोगों को पता है कि ये कितना हो जाएगा है ना। तो ये आपका काई स्क्वायर 20 हो गया है ना, 10 10 10 ऐड हो गया, 2 था ना, तो 20 हो गया। तो यहाँ सिंपली अब इसको y रख दो, वापस आओ, तो 2 थीटा समेशन y क्या लिया था आपने, xi क्यू भी तो लिया था, सो i फ्रॉम, क्योंकि आंसर x के टर्म में इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, दिस इज काई स्क्वायर 20। अब क्या करना, इसको पाइवट क्वांटिटी बोलते हैं, आप लोग अगर थ्योरी पढ़ोगे तो ये पाइवट क्वांटिटी है कि वैसा फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल एंड थीटा दोनों होता है पैरामीटर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्वांटिटी इज फ्री ऑफ पैरामीटर, तो ये पाइवट है ना, पाइवटल क्वांटिटी होता है, इसको थ्योरी आप पढ़ेंगे तो उसमें मेथड ये भी है। सो उस केस में सिंपली क्या है कि हमें अगर चाहिए, जैसे अभी क्या चाहिए 90% कॉन्फिडेंस लेवल ना, तो मैं अभी ये का बात करता हूँ, जैसे काई स्क्वायर के अगर आप वो बनाते हैं सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, सो ऐसा मान लो सही है ना रफली। सो जैसे आपको चाहिए 1 माइनस अल्फा है ना लेवल का, तो यहाँ ये अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल का वो कितना है, मतलब बोलते हैं 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 1 माइनस अल्फा है। तो उस केस में क्या होगा, इसको आप कोई बताओ इसका नोटेशन में आप क्या लिखते हो, अगर मैं काई स्क्वायर 20 के टर्म में लिखना चाहूँ तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, ये लेफ्ट साइड का क्वांटिटी क्या होगा काई स्क्वायर के टर्म में, जो नोटेशन बुक में भी यूज किया है, मतलब इस क्वेश्चन में यूज किया काई स्क्वायर, यहाँ ना वी अल्फा बोलो या कोई दूसरा नाम रख लो, न्यू जो भी है न्यू अल्फा है ना। सो कोई बताइए, और साथ में अल्फा 1 माइनस अल्फा काई स्क्वायर 20 और इधर होगा 1 माइनस अल्फा, एंड इधर आपका है काई स्क्वायर 20 अल्फा बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ से सिंपली आप क्या लिखेंगे, तो जस्ट यू कैन राइट इट कि ओके प्रोबेबिलिटी जो Q हमारा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 20 है, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 2 थीटा समेशन xi क्यूब जो कि Q है, ये मोर देन इक्वल टू काई स्क्वायर 20 1 माइनस अल्फा बाई 2 से काई स्क्वायर 20 अल्फा बाई 2, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, और ये 1 माइनस अल्फा हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअली, हमें क्या चाहिए 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो ये 1 माइनस अल्फा इज 90% एक्चुअली, सो 1 माइनस अल्फा 90% है, सो पहले लिख लो 1 माइनस अल्फा के लिए, फिर हम बात कर लेते हैं। सो इसका जस्ट फाइनल एक्सप्रेशन निकाल लेता हूँ, फिर हम 1 माइनस अल्फा जो मेरा है वो 90%, ठीक है। सो यहाँ से अल्फा आ जाएगा 10%, तो मतलब अल्फा बाई 2 5% 0.05, ठीक है।
सो यहाँ से क्या होगा, तो आपका जो इंटरवल आया फाइनली, एक्चुअली मैं डिराइव कर रहा हूँ, इतना करना नहीं एग्जाम में आपको, अभी मैं थ्योरी समझ लो कि बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो यहाँ से फाइनली मेरा क्या है, मुझे थीटा का कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, थीटा का कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ थीटा। सो अब थीटा की वैल्यू निकालो इसमें, अब क्या करो कि थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो, तो यू जस्ट डिवाइडेड बाई 2 समेशन xi क्यूब। सो डिवाइड कर दोगे तो ऐसा आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी chi स्क्वायर 20 1 माइनस अल्फा बाई 2 होल अपॉन 2 समेशन xi क्यूब लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू chi स्क्वायर 20 अल्फा बाई 2 अपॉन आपका आ गया 2 समेशन xi क्यूब, i फ्रॉम 1 to 10 है एक्चुअली, है ना। तो यही डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस लेवल का कि थीटा की वैल्यू दो एस्टिमेटर के बीच में होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी आपका 1 माइनस अल्फा चाहिए, तो जो कि 90% है ना। तो यहाँ से आपने ये देखा, पुट करना चाहो पुट कर दो, आपको 90% चाहिए, यहाँ आपको 90% चाहिए। सो इफ यू वांट इट 90%, सो 1 माइनस अल्फा इज 90, देखा आपने अल्फा बाई 2 हमारा कितना है, हमारा आंसर हो गया। मैं अल्फा बाई 2 को रख देता हूँ 0.05, अब देख लो खुद ही आंसर। तो chi स्क्वायर 20 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा 0.95 अपॉन 2 टाइम्स समेशन xi क्यूब 2 chi स्क्वायर 20 0.05 अपॉन 2 समेशन xi क्यूब i फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। बताइए इसमें किसी को डाउट है बताइए। तो ये मैंने डिराइव कर दिया पूरा, और आप ऑप्शन देख लीजिए। तो डिनोमिनेटर में 2 समेशन xi क्यूब होना चाहिए और न्यूमरेटर में chi स्क्वायर 20। सो 2 समेशन xi क्यूब फर्स्ट में ही है, बाकी में तो है ही नहीं। डिनोमिनेटर देख के आप डिसाइड कर लेंगे कि ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। ओके, नेक्स्ट बताइए। सो नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट इतना हाँ आपका ना 8 16 ट्राई करते हैं। 16 में क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय। सो एक्चुअली जैसे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जैम में नहीं है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक, कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है, जैसे वहां सिर्फ mgf है जैम में, तो ये आपको करना पड़ेगा अलग से। तो इसमें क्या है कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाइंड करके देखते हैं क्या आता है। तो जैसे आप जब यूनिफॉर्म का फाइंड करते हैं, हालांकि रोहित ट्राई किया तो फाइंड करने का है ना, क्या आया था देखो। सो अगर आप फाइंड करोगे देखो क्या आता है, तो करते हैं फाइंड करके देखते हैं, थोड़ा थ्योरी भी समझ आएगा। सो क्या करते हैं 16, तो यहाँ पे क्या है कि मैं क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का थोड़ा डेफिनेशन बताओ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का। मैं सीधा लिखता हूँ CHF, है ना, CH ऑफ T x क्या होता है, या कोई भी नाम लो, यहाँ फाई रखा, फाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ठीक है, ऑफ x। सो डेफिनेशन बताओ कोई, क्या होता है। एक्सपेक्टेशन टू द पावर i h t। जी, एक्सपेक्टेशन आपका होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर आयोटा tx। सो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो जैसे मुझे यहाँ पे दे रखा है, जैसे मैं, आप गेस कर सकते हो या यूनिट फाइंड किया, चलो यूनिफॉर्म 01 का निकाल लेते हैं पहले, क्या आया था यूनिफॉर्म 01 का, या अगर याद होना चाहिए, हालांकि यहाँ निकाल रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने थ्योरी पूरे साल नहीं किया है, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं पूरे साल तो हमें पता होता है कि हमने किया है, तो एक बार बच्चों को पता है, नहीं किया तो करके देख लेते हैं। सो x अगर यूनिफॉर्म 01 है, ठीक है ना, तो आप अगर फाइंड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। सो मुझे 5xt चाहिए। सो एक्सपेक्टेशन है ना, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेते हैं, e की पावर आयोटा tx, PDF तो 1 ही है, dx कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से 1। अच्छा एक काम करें, यूनिफॉर्म ए बी अगर ले तो उससे आसान हो जाएगा, e टू द पावर i t माइनस 1 अपॉन t। हाँ चलिए उससे बेटर हम यूनिफॉर्म ए बी का कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा वो हो जाएगा ना। हालांकि आप लोगों को पता होगा 1 अपॉन बी माइनस ए डी एक्स, ठीक है ना, और x की वैल्यू a टू b, बाद में a को 0 b को 1 यूनिफॉर्म 01 आ जाएगा, तो उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। चलिए तो अब बताइए मुझे यहाँ से कितना आएगा ये, e की पावर i b t हाँ हाँ माइनस e की पावर i a t डिवाइड बाय t b माइनस a।
टी बी माइनस ए या टी आयोटा बी माइनस ए, आयोटा आएगा सर। iota. ओके छोटा ये है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि जैसे आप देखिए इसको जरा ओपन करो, इसको फॉर्मूला पता है आप लोगों को, ई की पावर आयोटा थीटा का, जरा उससे ओपन करके देखते हैं क्या आता है। सो इसको ओपन करके देखो क्या आता है। सो यहाँ से क्या होगा, cos bt है ना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन bt, ये हो गया माइनस इसी में cos 80 प्लस आयोटा साइन 80, ये ब्रैकेट में अपॉन आयोटा टी बी माइनस ए। हालांकि हमारा अगर आप आंसर देखोगे जो क्वेश्चन में दे रखा है, अब बताइए मैं अगर आपको बताऊं कि ये साइन टी कॉस टी है, तो इसको मुझे साइन 2t बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। सो क्या लिख सकते हैं, साइन 2t के टर्म में अगर लिखे तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई नीचे से करो. मल्टीप्लाई कर। ठीक है ना। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो लाइक ये हो जाएगा साइन 2t अपॉन टी 2t, है ना। ओके सो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऐसे। सो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कॉस यहाँ एलिमिनेट कब हो सकता है, मुझे अगर कॉस को खत्म करना है तो कब होगा। सो लाइक एक काम करते हैं हम, बीटा 1 होगा तो बी 1 एक होगा। पर बी को 1 कर दो या तो उससे क्या होगा, हाँ क्योंकि ये है ना, उससे साथ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे यूनिफॉर्म 0 1 था तो उसमें क्या आ रहा था, साइन टी आ रहा था ना, साइन टी अपॉन टी आ रहा था शायद यूनिफॉर्म 0 1 का, जैसे आप कर रहे थे जैसे यूनिफॉर्म Yes, 0 1 का। हाँ सो यूनिफॉर्म 0 1 का अगर फाइंड हम कर रहे हैं ना शुरू में 0 1 का, मान लो ऐसे ही था कि चलो तुम ए को 0 बी को 1 रख के देखो क्या आता है, उसके बाद फिर हम बाकी एनालाइज करते हैं, करके देखते हैं उससे क्या आता है। तो आप ए को 0 रखो, बी को 1 रख दो, तो देखो क्या आएगा, ये हो गया कॉस टी है ना प्लस आयोटा साइन बी टी, मतलब टी माइनस कॉस 0 कितना 1 साइन 0 0, ये हो गया। चेक करो एक बारी। सर यूनिफॉर्म -1 to 1 का आया था। अच्छा यूनिफॉर्म -1 निकाला था आपने, यस सर। क्योंकि हमें इसको एलिमिनेट भी तो करना है ना। सो क्योंकि कॉस को हटाना है मुझे, तो कॉस को हटाएंगे तो -1 1 ना। अच्छा तुमने -1 1 का निकाला था, तो अगर मैं -1 1 करूँ तो क्या आएगा, क्योंकि उसी फॉर्म में कुछ आ जाएगा, यूनिफॉर्म के फॉर्म में ही आ जाएगा कुछ। अच्छा अगर तुम ए को, हाँ ठीक है, जैसे मान लो ए को -1 बी को 1 रखो तो क्या आएगा, यहाँ से देखो। सो क्या आ जाएगा ये कॉस टी, मतलब कॉस -x है ना, cos x ही होता है। सो उससे क्या है कि तुम उसे कैंसिल कर सकते हो ना। so, क्या हो गया cos t प्लस आयोटा साइन टी, ठीक है ना, माइनस cos, क्योंकि आप -t लिखोगे -t तो बात वही है, cos t हो जाता है, cos अब होता है cos -थीटा cos थीटा सेम रहता है, तो प्लस आयोटा साइन और क्या होगा -t, तो साइन -t कितना हो जाता है माइनस साइन टी, माइनस है ना। सो इस तरह से है। अब अपॉन में आपको कितना हो गया यहाँ 2t 2 आयोटा टी, मतलब आयोटा। ठीक है यहाँ तक। अब इसको करके देखते हैं क्या आता है। सो इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 2i साइन टी अपॉन 2t, चेक कीजिए आई भी है ना। सो अच्छा आई यहाँ भी है, दोनों तरफ आई है ऊपर नीचे, तो कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली बचा साइन टी अपॉन टी। अब आपसे ये पूछना है कि ये साइन 2t अपॉन 2t कब बनेगा। ए और बी को सर -2 और 2 रख दे तो बन जाएगा ना, है ना। हाँ राइट। अब डायरेक्टली फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं ना हम लोग, जैसे अगर फाई ऑफ 2x फाइंड करें तो क्या होगा, मतलब इन जनरल फॉर्मूला अगर डिराइव करें तो सीटी हो जाएगा टी की जगह और क्या। हाँ है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेशन e की पावर आयोटा t 2x इस तरह से। सो इसको आप और थोड़ा लिखेंगे तो ये हो जाएगा, अब t की जगह 2t हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 5x 2t, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बस ये बताने को, जैसे mgf में सेम प्रॉपर्टी होती है ना, mgf में भी आप लोग जानते हैं कि दिस है ना, इसको आप लिख सकते हैं mx 2t, ऐसा लिखते हैं ना हम लोग, सेम लॉजिक है। सो इससे क्या हुआ कि आप ये भी सही से मान लो, ये देखा हमने कि ओके, तो हमने ये देखा कि यूनिफॉर्म -1 1 के लिए
फाई टी हमारा आया साइन टी अपॉन टी। सो जैसे आप सजेस्ट कर रहे हैं, है ना, -2 है, तो फाई एक्स टी आपका कितना आ जाएगा इस लॉजिक से, या यूं आप कह दो कि फाई 2x बोल देता हूं मैं, फाई 2x टी निकाल ले रहे हैं हम, क्योंकि मुझे फाई एक्स टी पता है, फाई 2x टी बाई लॉजिक, तो ये हो जाएगा, है ना, ये चीज इसके इक्वल है, और हमने फाई, है ना, एक्स टी निकाला है, तो उसी से क्या हो जाएगा कि साइन 2t अपॉन 2t, ये सही है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ये लाइन में, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे क्या करना है, आप देखो, अब यहाँ से तो यहाँ अब x का डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिफॉर्म -1 1 है, तो 2x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, टू एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म में तो प्रॉब्लम नहीं होता ना, डायरेक्टली स्केल और तुम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मतलब लोकेशन स्केल डायरेक्टली तुम शिफ्ट कर सकते हो, यूनिफॉर्म है, तो क्या होगा 2x का डिस्ट्रीब्यूशन, कोई बताओ। -2 और 2 सर, ठीक है ना, जैसे आपने बताया पहले ना, सो -2 and 2। अब बताओ, जब मुझे पता चल गया कि मुझे जो mgf गिवन है वो किसका है, मैं y बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यूनिफॉर्म -2, 2 का है, जो भी मुझे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन यहाँ दिया है, x ही बोल दो अभी क्वेश्चन में जो x है। सो नाउ जो x मेरा है क्वेश्चन में, तो अब हम 16 क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जो मुझे फाई एक्स टी दे रखा है इन्होंने, साइन 2t अपॉन 2t, है ना, दिस t जब नॉन जीरो है और 1 है जब t 0 है, सो दिस इज नथिंग बट, है ना, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये ऊपर डिराइव कर रहे थे हम, यहाँ से मुझे पता चल गया कि -2 and 2 के लिए ये आंसर आएगा। तो अब बाकी चीजें मुश्किल नहीं है ना, अब तो हो गया, तो यहाँ क्या करना है, प्रोबेबिलिटी mod x लेस देन इक्वल टू 3/2, सो प्रोबेबिलिटी mod x लेस देन इक्वल टू 3/2, सो यहाँ से अब जस्ट ये हो गया, प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू -3/2 से +3/2 में है, सो ये ना, सो बस अब क्या करना है, अब आपको पता है, या तो CDF लगा लो या डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लो, -3/2 से +3/2 में 1/4 dx, ठीक है ना, क्योंकि ये इसका PDF जो होगा आपको पता है, यू ऑलरेडी नो कि 1/4 है आपका जब x इस इंटरवल में है ना, -2 2 के बीच, तो ठीक है, याद गया ना, 3/2 कितना आ गया, 3/4, ठीक है। सो ठीक है, ये तो मैंने आपको ये पहचानना पड़ेगा हमें कि ये mgf या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन किस रैंडम वेरिएबल का है, तो उससे फिर हो गया, ओके। तुमने ये बताया था लास्ट क्लास में, पवन ने, बताइए पवन कैसे किया था आपने, आई थिंक सर बताया था ना, 23 हाँ 23 में x2 minus x1 minus x2 is a ancillary statistics and x1 is a complete statistics. कंप्लीट सफिशिएंट, तो बस उस थ्योरम से इक्वेशन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सीधे 1/θ x1 minus 1 का निकाल लीजिए। तो आपने बताया था कि अगर यहाँ पर वो x1 minus n 1/θ तो एक्सपोनेंशियल में ही चला जाएगा, राइट गया था। ठीक है, हमने लास्ट में ऐसे किया था, मतलब रफली किया था। प्रॉपर्टी और फिर से बता दो एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स वाले। हाँ, देखिए इसमें एक थ्योरी हमने एक बार और डिस्कस किया, जब योगेश ने डिस्कस किया था ये, तो ये पवन ने बताया था, तो ये जो एक थ्योरम है बसु थ्योरम के नाम से, ये क्या कहता है कि जो कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर है, मान लो ऐसा है कि लेट फॉर एग्जांपल T1 इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा या ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है, एंड एस्टिमेटर बोल दो किसी डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड T2 इज एंसिलियरी एस्टिमेटर या स्टैटिस्टिक्स। एंसिलियरी क्या होता है, जिस स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से फ्री हो जाए, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर नहीं आएगा, सो एंसिलियरी एस्टिमेटर या स्टैटिस्टिक्स, देन T1 एंड T2 आर इंडिपेंडेंट, ये थ्योरम है, एक बार हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो याद आ रहा है मुझे। सो ये है, तो अब जैसे आप यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि आप चेक करते हैं हम लोग, तो हमारे पास PDF क्या लिख लेते हैं पहले कि x1 x2 xn भी रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम एक्सपोनेंशियल, है ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि e की पावर
एफ एक्स ऑफ एक्स आपके पास है e की पावर माइनस एक्स माइनस 2 थीटा, कब? जब x मोर देन इक्वल टू 2 थीटा है एंड 0 अदरवाइज। तो हम यहाँ इसमें शिफ्टेड है एक्सपोनेंशियल है, तो जस्ट y मान लेते हैं x माइनस 2 थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाता है, जो y का पीडीएफ आएगा वो लगा लो, फॉर्मूला जो लगाते हैं हम लोग, ये इंक्रीजिंग फंक्शन x के रेस्पेक्ट में y, तो जस्ट डायरेक्टली आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा e की पावर माइनस वाई, y मोर देन 0, ऐसा आ जाएगा, 0 अदरवाइज, ऐसा आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, अब जैसे क्या है कि हालांकि बात जो हम लोग, ये सैंपल हमारे पास है ना x1 x2 xn जो इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो पहले तो बात कर लेते हैं x1 माइनस x2 का। तो देखो आप इसको लिख सकते हो x1 माइनस 2 थीटा माइनस में x2 माइनस 2 थीटा, इज इट फाइन? तो इसको मैं लिख सकता हूँ y1 माइनस y2। तो y1 का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा है, y2 का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा है ना, यहाँ देख लो आप, क्योंकि जो सैंपल y1 y2 yn है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, x1 x2 xn इसको फॉलो कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि y के डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं थीटा नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, y1 y2 कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब है कि जो x1 माइनस x2 है उसका डिस्ट्रीब्यूशन y एक्जेक्टली इक्वल है दोनों स्टैटिस्टिक्स। तो इस ये आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड इसके होगा, और ये फ्री ऑफ थीटा है। सो ये जो y1 माइनस y2 है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा होगा, बिकॉज इसमें कहीं थीटा है ही नहीं। तो कहाँ से आएगा जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे होंगे आप, चाहे क्या आएगा उससे भी मतलब नहीं है, बस जो भी आएगा वो फ्री ऑफ थीटा होगा, बिकॉज इसमें yi में कहीं थीटा नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि x1 माइनस x2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एज अ डिस्ट्रीब्यूशन, या ऐसा लिख दे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 माइनस x2 इज फ्री ऑफ थीटा, वो यहाँ से बोल पा रहे, ठीक है। ऐसा है, कई सारी प्रॉपर्टी है, एक क्वेश्चन हमने देखा था ना, तो जैसे नॉर्मल में क्या होता है कि नॉर्मल में भी ये प्रॉपर्टी हो जाएगा इस तरह से, अगर नॉर्मल 2 थीटा कॉमा 1 है मान लीजिए, तो उसमें भी फॉलो होगा। तो यहाँ से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 माइनस x2 इज फ्री ऑफ थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया कि एंसिलियरी हो गया। सो x1 माइनस x2 इज, जब तक ज्वाइन कीजिए आप गूगल मीट से, वो लिंक वो ग्रुप में है, नहीं ग्रुप में भेजे हुए हैं एसटी वाले स्टार्ट्स वाले। सो दिस इज एंसिलियरी हो गया। एंड अब हम लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म इज होता है, आप उसका अगर कंप्लीट सफिशिएंट फाइंड करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा, ठीक है ना। तो आप अगर फाइंड करो यहाँ पे कंप्लीट, मतलब जो यहाँ से y1 y2 y2 अगर फाइंड, यहाँ पे यहीं पे कंप्लीट सफिशिएंट फाइंड कर लो, क्या होता है। सो जो एक्सपोनेंशियल है, इसमें आप एक मिनट पहले यहाँ से देख लेते क्या क्वेश्चन है। ये शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है ना, हाँ लोकेशन में चेंज है ना, तो अभी तो इंसिलियरी है x1 माइनस x2, तो ये इसमें मिनिमम होगा ना। एक चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, x 2 थीटा क्या है, लेस देन इक्वल टू x1 है ना, तो 2 थीटा इज लेस देन इक्वल टू x साइज। तो जो हाँ ठीक है, जैसे आप हम लोग कैसे करते हैं कि आप देखो फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा लो, इजीली सफिशिएंट आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्या एक्चुअली जो पीडीएफ आपके पास है, ठीक है, आप सही है, यहाँ से देखो 2 थीटा जो होगा, 2 थीटा इज लेस देन इक्वल टू ईच x i, सो 2 थीटा फॉर ऑल i जो भी 1 से n तक है। तो इसका कॉमन सॉल्यूशन आप निकालेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ना, मिनिमम ऑफ ऑल x i, सो थीटा इज लेस देन इक्वल टू x1/2। ये हालांकि दूसरे अग्र में लिख लो। तो यहाँ से सिंपली प्रूव किया जा सकता है कि दिस इज सफिशिएंट ना, मतलब फैक्टराइजेशन थ्योरम डायरेक्टली प्रूव कर सकते हो आप, दिस सफिशिएंट। एंड ठीक है ना, उससे फिर आप कंप्लीट भी डेफिनेशन से प्रूव करना पड़ेगा। हालांकि मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ कि T1 मेरे पास सपोज ये है और T2 ये है, तो ये क्या होगा, दिस इज यहाँ पे, तो हमें तो इंडिपेंडेंट वाले दिखाना ना, तब इसको प्रूव करना, कंप्लीटनेस प्रूव करना, तो डेफिनेशन से जाना पड़ेगा फिर, ठीक ना। और क्या तरीका है कंप्लीटनेस के लिए अगर मुझे दिखाना है तो, सर एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला फॉर्मूला, हाँ उससे जैसे एक्सपोनेंशियल नहीं लग सकती क्योंकि वहां पर रेंज डिपेंड पैरामीटर है। यस, जो एक्सपोनेंशियल फैमिली उसका रेस्ट्रिक्शन ये है कि रेंज डिपेंड्स ऑन पैरामीटर, तो उसके साथ प्रॉब्लम होगा। तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप y1 y2 yn के लिए यहाँ से अच्छा उसमें नहीं कर सकते ना, यहाँ से करना पड़ेगा। तो एनीवे इसको प्रूव करना पड़ेगा उस मेथड से, डेफिनेशन से पढ़ना पड़ेगा। तो ये अभी तत्काल में लिख देता हूँ कि कंप्लीट एंड सफिशिएंट होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा आपको। यह एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, है ना। सो इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से मतलब ये कंप्लीट सफिशिएंट हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि T2 एंड T1 आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब ये प्रूव करके देखते हैं अभी।
सो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे देख रहे थे क्या था, सो एक्सपेक्टेशन x1 माइनस 1/n है ना, सो एक्सपेक्टेशन 1/थीटा x1 माइनस 1/n गिवन x1 माइनस x2 इज 2, जो कि ये क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होगा इससे, मतलब ये स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे यही है ना, सो इसका मतलब ये हो गया दिस इज फ्री, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट, तो x गिवन y का डिस्ट्रीब्यूशन x के इक्वल होगा, सो 1/थीटा x1 माइनस 1/n, और ये लास्ट क्लास में मैंने किया था, तो आप यहाँ से क्या कीजिए कि इसका पीडीएफ कैसे निकाल रहे थे हम लोग, तो इसको 2 थीटा सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना, लाइक एक्सपेक्टेशन 1/थीटा, देखो लास्ट क्लास में किया था ना इसको, मैंने क्या किया था, सो हमने ट्रांसफॉर्म किया होगा, चेक करो, तो इसमें क्या है कि माइनस 1/n, सर y को वो लिख लेंगे ना सर हम, y इज इक्वल टू x माइनस 2 थीटा, हाँ वो एक्सपोनेंशियल हमारा वो हो जाएगा सर, जो 1 हो गया, यस सर, फिर जो मिनिमम होगा वो भी एक्सपोनेंशियल फॉलो करेगा विद समेशन। हाँ राइट राइट, वो लॉजिक फॉलो किया था, यस, सो लाइक यहाँ से ये आया कि मैं करता हूँ, क्योंकि हमने ये, हमें अब चाहिए इसका मीन, फाइनली चाहिए x1, इसको मैं अभी तत्काल ऐसे कर देता हूँ, -2 से लिख सकते हैं, और माइनस 1/n प्लस, तत्काल ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, या अभी तुम छोड़ दो, पहले ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, फिर मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ, ये रहने दो। अभी हम क्या करते हैं, तो हमने ये डिफाइन किया है कि y1 y2 yn जो है दे आर एक्सपोनेंशियल 1, है ना, सो जो मिनिमम होगा, दो y1 है आपका फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स विद रिस्पेक्ट टू सैंपल yi, सो ये आपका कितना फॉलो करेगा, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉलो करेगा, तो y का मीन है 1/1 1/1 ऐसा है, तो डिनोमिनेटर ऐड होता है, तो 1/n, ठीक है, यहाँ तक, मतलब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, दिस एक्सपोनेंशियल n है जिसका मीन होगा 1/n, ठीक है, मीन 1/n है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 जो है वो 1/n है, तो इसको इधर बुला लीजिए, एक्सपेक्टेशन y1 माइनस 1/n कितना हो गया, 0, ठीक है, अब यहाँ पे एक्साइज रख दो, तो क्या करो, एक्सपेक्टेशन y1 क्या है, आपने क्या लिया हुआ है yi को लिया है xi माइनस 2 थीटा, तो जो y1 होगा वो आपका होगा x1 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 2 थीटा, माइनस 1/n इज 0। अब हम वहां पे आते हैं जो हमारा क्वेश्चन था, ये हमने यहाँ तक ड्राइव कर लिया, और आगे बढ़ लो, तो x1 माइनस 1/n दिस इज 2 थीटा, यहाँ तक फाइन, ये हमने कहाँ से ड्राइव किया, ये जो हमने अजम्पशन लिया वहां से ही आया, ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है, तो उस पर आते हैं, तो यहाँ से हो गया, नाउ एक्सपेक्टेशन मुझे चाहिए था 1/थीटा x1 माइनस 1/n, सो यहाँ से हो गया एक्सपेक्टेशन, चलो थीटा तो एज अ कांस्टेंट है ई में, तो 1/थीटा बाहर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस 1/n 1/थीटा, और ये आपको कितना आ गया, 2 थीटा ना, तो 2 थीटा, तो ये आपका फाइनली 2 आ गया, ठीक है, सो इसको तत्काल में वो करता हूँ ना, रिकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है, अभी उधर कंटिन्यू करते हैं, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिए, चल रहा है रिकॉर्डिंग, हाँ, तो इधर से मैं आईपैड में दे, मैं ऑडिबल हूँ इसमें, यस यस सर, बच्चा बच्चा कहाँ बोल रहा है, अरे कोई बोलो भाई, हाँ Audible. सर, yes, sir. यस सर, हाँ बोलो ना, हाँ ओके ओके, तो दिख रहा है, अच्छा इधर लिखने का है, हाँ सर, चलिए हम खाना बनाए जो, तो वो अपना पेन दीजिए इसको, चलो यहाँ कंटिन्यू करते हैं आगे, सो ठीक है ना, वहाँ से पे ऐड करते जाइएगा, ठीक है, यहाँ प्लस प्लस है ना, इधर क्या है, अच्छा नेक्स्ट करते जाइए। ओके, तो नेक्स्ट कौन सा था,
सर ये कंप्लीट तो बता कैसे, मतलब थोड़ा कंप्लीट का नहीं प्रूव करना समझ पड़ेगा आया। ना इसको। अच्छा आप कंप्लीटनेस प्रूव करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन था, ये दिख रहा होगा ठीक है, कलर चेंज कर लेंगे, व्हाइट कर सकते हैं। सो ठीक है ना, इसमें क्या था हमारे पास, fx जो है e की पावर माइनस x माइनस 2 थीटा है ना, x आपका है मोर देन इक्वल टू 2 थीटा। सो यहाँ चैलेंज ये है कि आप फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को दिखाना है मुझे कंप्लीट, है ना। ओके सफिशिएंट तो दिखाना आसान है ना, सफिशिएंट आप लोग समझ गए होंगे, मैंने ही लिया था ना। तो ये है सफिशिएंट कैसे, अगर यहाँ पे आप वो करो मान लो तुम अगर, आज मैंने प्रूव नहीं किया, ट्राई करता हूँ मैंने, तो फिर करेंगे बाद में। सो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n, और यहाँ हो जाएगा इंडिकेटर फंक्शन ओवर 2 थीटा लेस देन इक्वल टू, नहीं तो हाँ लेस देन इक्वल टू x, यही ना। ठीक है जी, ये देख लो एक बारी। तो इसको तुम अगर सिंप्लीफाई करोगे तो और क्या आएगा, e की पावर माइनस समेशन xi और माइनस 2n थीटा, इसको e की पावर, चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन चेक करना जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2n थीटा हो जाएगा। समेशन ऊपर आ गया तो इसका समेशन लिख दिया और इसका समेशन अलग कर दिया, 2 थीटा ऐड होता रहेगा n टाइम, तो 2n थीटा हो गया। और इनटू ये क्या है, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 थीटा लेस देन ईच xi है, तो डायरेक्टली वाली देता हूँ, ये हो जाएगा ईच xi है तो ये x1 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है कि 2 थीटा लेस देन इक्वल टू ईच xi है फॉर ऑल i, तो 2 थीटा मिनिमम से लेस होगा, ये सिंपल आप लोग जानते हो, हालांकि ये इफ एंड ओनली इफ प्रॉपर्टी होती है। सो तो यहाँ से आ तो गया, सर कंप्लीटनेस में सर एक्सपेक्टेशन से निकालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब कंप्लीट कर रहे हैं, सफिशिएंट कर रहे हैं हम। हाँ तो यहाँ से आपको दिख रहा हो सफिशिएंट कैसे है, सफिशिएंट में आप लोग क्या करते हो, मैं फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा रहा हूँ ना, तो आप लोगों को पता है फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या होता है कि h ऑफ x, सो इसमें ये x मैं नीचे लाइन लगा रहा हूँ, इसका मतलब वेक्टर x है, x1 x2 xn का फंक्शन है, और दूसरा आप लोग करते हैं g थीटा t, जिसका मतलब है इसमें कहीं ना कहीं थीटा होगा, है ना, इसका मतलब ये होता है, और ये थीटा से फ्री होगा, इसमें सिर्फ xi होगा, और g में क्या होता है कि xi विल बी अवेलेबल इन g ओनली थ्रू t, तो मतलब देख पा रहे हो वहां पे कि ये जो फंक्शन है ये आपका इसके इक्वल है, चलो इसको भी इंक्लूड कर लो, हालांकि थीटा यहाँ भी है तो इसको भी इंक्लूड कर लो, तो ये आपका ये वाला फंक्शन हो गया, और ये जो है आपका ये हो गया। तो यहाँ से आप देखिए टी क्या दिख रहा है आपको, जो दिख रहा होगा इसमें टी क्या है, बताओ टी क्या है। अच्छा कौन सा फंक्शन है जो थीटा से अलग नहीं कर सकते आप, मतलब कौन सा एस्टिमेटर जो थीटा से अलग नहीं हो सकता, जैसे हमने समेशन xi को अलग कर दिया है ना, अलग कर दिया ना समेशन xi को, थीटा इसमें कहीं भी नहीं है तो अलग हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिंपली कि जो t है वो ओनली x1 है, सो दिस इज सफिशिएंट। तो सफिशिएंट कैसे हुआ, बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम, तो सफिशिएंट एस्टिमेटर ये हो गया। तो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, अब कंप्लीटनेस दिखाना है मुझे, तो कंप्लीटनेस ट्राई करते हैं। तो अब क्या करते हैं, कंप्लीटनेस के लिए क्या करेंगे आप, तो पहले तो मुझे बताइए इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालने से पहले हम एक काम करते हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है इसका, किसका, x1 माइनस 2 थीटा का निकाल रखा ना आपने, ये हमने निकाल रखा है, ये क्या है, मतलब चलो इसको मैं t1 इसको तत्काल क्या ले लो t3 लिखता हूँ, t2 मैंने उसको लिया था, या अभी के लिए चलो t1 t2 का रखते हैं, बस कंफ्यूज नहीं हो नोटेशन में, है ना। ये कुछ और नाम मैं ले सकता हूँ, फिर अगर वैसे प्रॉब्लम हो तुम्हें तो मैं नाम कुछ और रख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल W1 W2, चलो सो W1 क्या होगा, है ना, तो इसको भी तुम W1 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सो अब बताओ W2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, बताया था ना अभी, दिस इज नथिंग बट y1, हाँ ये y1 था ना हमारा, और y1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, एक्सपोनेंशियल है ना, जिसका मीन था 1/n, चेक करो। ओके अब मुझे क्या दिखाना है कि ये कंप्लीट है,
तो इसके लिए क्या करोगे आप, क्या होता है कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी, So expectation of gy should be equal to हाँ 0. आप यूज कर रहे हो तो लाइक मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ फॉर एग्जांपल W1 इज 0 implies, है ना, Probability g1 equals to हाँ g of W1 should be identically 0, तो probability of this should be 1, ये होता है जी बाकी yes लोग। sir. तो अब बताओ इसको कैसे करूँ, उस लॉजिक से डेफिनेशन से करें या कोई और तरीका है? Definition से हो जाएगा सर सीधे, हाँ definition से भी हो जाएगा। हाँ बताओ आगे क्या करें, तो आगे मैं कर सकता हूँ कि सर बस फॉर्मूला लिख दो इसका y1 का एक्सपेक्टेशन निकालने का g of y। तो इसका अगर मैं ओपन करूँ, इसका बात कर रहे हो, यस सर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो W1 का डिस्ट्रीब्यूशन है फाइंड नहीं किया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हालांकि फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है ना, अगर आप लोग चाहो, मैं डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड नहीं किया। आपको पता है ना फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ क्या होता है, अगर मैं ये चाहता तो ये मैं निकाल सकता था, लेकिन निकाला नहीं मैंने। यहाँ से आप ये निकाल सकते हो ना, क्या होता है n टाइम 1 माइनस CDF की पावर n-1 इन PDF, चेक कर लो एक बारी, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ चेक करो भाई, RX ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पीडीएफ क्या होता है उससे चेक करो, ये आएगा ना, सही है, यस सही सर ठीक है सर। क्या ये ओके, तो इससे ही कर लेते हैं, चलो ये हमारा क्वेश्चन W1 है, ठीक है, तो ये W1 का पीडीएफ आ गया लाइक, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, n टाइम मतलब हो जाएगा, अगर करोगे तो मुश्किल नहीं होगा। और भी तरीके इसको भी यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं कैसे यूज करूं, क्योंकि इसको मैं इधर ले आऊं W2 प्लस है ना 2 थीटा हो जाएगा, W2 का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता है, तो उससे भी कर सकते हैं हम लोग। लाइक तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि x1 को मैं लिख लूं W2 प्लस 2 थीटा, यहाँ W1 की जगह W2 प्लस 2 थीटा, और W2 का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता है, तो उससे भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन अभी चूंकि मैंने पहले ट्राई किया नहीं, अभी तो एक्सपेरिमेंट करने में टाइम लग सकता है, इसलिए मैं करेंगे उस तरीके से, इस तरीके से कर लेते हैं। तो तरीके कई हो सकते हैं ना, जब आप ट्राई करोगे दिखेगा, मैं भी करूंगा दिखेगा मुझे अभी। सो यहाँ से क्या है n टाइम 1 माइनस, अब जो एक्चुअल पीडीएफ था x का, उसमें CDF निकालो आप, वो मुश्किल तो नहीं है, आप CDF निकाल के बताओ क्या आएगा, वो पुट करो तो वही डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगी। तो इसको यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो काल अब जैसे रोहित बता रहा ना कि डेफिनेशन से कर लेते हैं, डेफिनेशन से करना है तो फिर इसको यूज कर लो। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया W1 का पीडीएफ, दिस इज नथिंग बट द पीडीएफ ऑफ W1, है ना। सो यहाँ से क्या आ गया आपके पास W1 का पीडीएफ x के टर्म में। अब यहाँ से क्या करोगे आप, एक्सपेक्टेशन ऑफ जो मैं लिखा हुआ है यहाँ पे, यही लिखूंगा मैं GW1, तो इसको मैं ओपन करके लिख देता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 थीटा टू इंफिनिटी इधर x मोर देन 2 थीटा, एंड ये वाला पीडीएफ तो थोड़ा लंबा होगा तो मुझे करना पड़ेगा पड़े। सो यहाँ से जो भी पीडीएफ आता है, या W का टर्म लिखना है, देखो अगर तुम्हें लगे W को तो x को W कर लो, यू वांट है, अगर W इसको W का टर्म लिखना है तो W कर लो। पॉइंट समझ पा रहे हो कहना क्या चाहता हूं, अगर आप चाहते हो वेरिएबल W रहता है आप W कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ W हो जाएगा फिर, सो W इनटू ये तो पीडीएफ हो गया, और इनटू G ऑफ W1, ये W लिखा ना इस तरह से, तो ये वेरिएबल है W1, कोई दिक्कत नहीं। इसे क्या होगा, अब यहाँ से पहले इसको पुट करो आप, और आपको दिखाना पड़ेगा कि ये 0 तभी होगा जब GW को 0 होना पड़ेगा, और ऑल W ये दिखाना पड़ेगा मुझे। तो कोई इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, पहले पुट करके देखो वहां से आएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक है, अगर को प्रूव करूंगा फिर समझ जाएगा, किसी बुक में एक बार देख लो पहले, या फिर नेक्स्ट क्लास में दोबारा करते हुए भी टाइम लगेगा, मतलब अगर ठीक है। अब एटलीस्ट आपको आइडिया मिला ना, और कुछ बोलना चाहे तो बताओ, ठीक है ना, मतलब ये आइडिया है, आप इसको करके देखो, किसी बुक में मिल जाएगा आपको इसका प्रूफ, ये चीज अगर सेम पीडीएफ के लिए आपको पीडीएफ प्रूफ मिल जाएगा, तो ये करके देखो आपसे मिल जाएगा आपको। भाई आइडिया है कि आइडिया ये मिला, और इसको भी यूज कर सकते हो, उसको उधर ले आगे पे करना पड़ेगा ना। चलो मान लो अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे मैं, तो क्या होता है, जैसे इसमें आप W1 की जगह आप रख देते हैं इसमें कि एक्सपेक्टेशन ऑफ G ऑफ W2 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा,
इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ऐसा हो जाएगा g ऑफ, तो मैं क्या प्रूव करूंगा, फिर W1 प्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो उस तरह से कुछ एनालिसिस देखो, W2 + 2 थीटा इन 2। अब यहाँ क्या है, W2 का PDF यूज होगा। W का PDF क्या है, वो निकल चुका है आपने, है ना, मीन और माइन है। तो n e की पावर माइनस nx, जैसे जो भी लिख रहा W2 में लिखो, W2 में लिख लो, है ना। वी वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ W2, तो अब W2 के टर्म में लिख लो। अब यहाँ से फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ क्या है, 0 से इंफिनिटी ना, ये है। अब यहाँ देखो, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहाँ से क्या होगा, उसको आप 0 प्रूफ करोगे, फिर इससे क्या प्रूफ करोगे, वो चेंज कर लीजिए ना सर, वो ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो लिमिट को थीटा के टर्म में ले आइए, फिर लेमनेट लगा दीजिएगा, हो जाएगा h0। हाँ मतलब कैसे भी करो, यहाँ से दिख तो रहा है अब कि ये 0 तो हो नहीं सकता कभी, तो इस तरह की चीजें हैं। अब यहाँ देखो, इसको 0 होना पड़ेगा इस तरीके से कुछ, या कुछ फंक्शन एनालिसिस में इस तरह के थ्योरम्स हैं जो बताते हैं कि इंटीग्रल 0 कब होगा, या लेकिन जो भी इंटीग्रल है कुछ रूल्स हैं, उससे आप देख लो ये 0 कब हो सकता है, तो इसको 0 कर, यूनिफॉर्म की तरह है, यूनिफॉर्म 0 थीटा में एक्शन को निकालते हैं, वैसे इसमें भी करना। राइट, मतलब जो भी है कुछ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज हो गया तो उससे प्रूव हो जाएगा ये चीज है। अब ये भी लॉजिक, ये भी तरीका है, करके देख लो। तो प्रूफ आपको देखने पड़ेगा, प्रूफ में हम लोग फोकस नहीं करते, मतलब मैं खुद भी नहीं करता हूँ, तो प्रूफ का मुझे खुद ही नफरत रहता है, लेकिन करना चाहिए, रिसर्च से बहुत यूज होता है प्रूफ का, क्योंकि जो बहुत सारे थ्योरम्स हैं जो किसी ने स्टेट कर दिया ना, रामानुजन ने बहुत सारे थ्योरम लिख के चला गया, अब लोग प्रूव कर रहे हैं अभी तक, तो वैसे हैं, प्रूफ बहुत रिक्वायर्ड है, पब्लिश करने में जरूरत पड़ता है। सर इन जनरल एक डाउट सर, मतलब जॉइंट सफिशिएंट स्टैटिक्स होता है, जैसे कोई नॉर्मल में जैसे ले लेते हैं समेशन xi स्क्वायर, जॉइंट सफिशिएंट स्टैटिक्स है, क्या ये ऑलवेज कंटीन्यूअसली ऑलवेज कंप्लीट नहीं होते ना? हाँ जरूरी इनके बीच नहीं, में हाँ जैसे एक क्वेश्चन है रोहित में एग्जांपल है, आई थिंक नॉर्मल थीटा और थीटा स्क्वायर के लिए आप फाइंड करेंगे, जब सिंपली आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लो, तो जब आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे ना, जैसे मान लो मैं अगर लिख के दिखाऊं i from 1 to n 1/√2 पाई, हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ भी है, यहाँ बस 2 थीटा स्क्वायर है, गेट इस साल में 22 में है ना क्वेश्चन ये, यस सर। एक्सपोनेंशियल कर्व फैमिली, एक्सपोनेंशियल फैमिली ही नहीं है ना, इसीलिए इसमें कंप्लीटनेस में प्रॉब्लम आती है। अगर एक्सपोनेंशियल में जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल कर्व फैमिली आएगी, इसका जो पैरामीटर होगा उसमें नेचुरल पैरामीटर की स्पेस और उस स्पेस में डिफरेंट आता है, तो हाँ दे देता है डायमेंशन में, ऐसा करो आप। इसका जो, अगर हम एक्सपोनेंशियल फैमिली से इसको चेक करेंगे तो एक्सपोनेंशियल कर्व फैमिली है, मतलब इसमें पैराबोला की तरह बनता है एक्सपोनेंशियल, ये ओपन ओपीईएफ नहीं है, ओपन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली नहीं। जब ओपन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली नहीं होती है तो वहां पर हम कंप्लीटनेस के बारे में एक्सपोनेंशियल फैमिली से कुछ नहीं बता सकते, हाँ स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो ही नहीं सकती। हाँ तो यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप फाइंड करोगे, मैं क्या बताना चाह रहा था कि चलो मेथड मैं अगर आप फाइंड कर रहा था, सो इफ यू फाइंड ये सफिशिएंट आएगा आपका, दिस इज जॉइंटली सफिशिएंट आएगा, है ना। आप चेक करो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे आप कंप्लीटनेस ये नहीं है ना, एंड दिस इज नॉट कंप्लीट। कंप्लीट क्यों नहीं है, तो डेफिनेशन से भी जा सकते हैं कि होगा क्या, एक्सपेक्टेशन, फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन मुझे मिल जाएगा इन दोनों के टर्म में, फॉर एग्जांपल मैं अगर लिख दूं a टाइम समेशन xi स्क्वायर प्लस b टाइम समेशन xi का होल स्क्वायर इज 0 विल इम्प्लाई a भी कोई रियल नंबर ऐसा मिल जाएगा आपको, और w ढूंढ भी सकते हैं अभी हम, ये हालांकि दे रखा है रोहित की, मैं इन्होंने खुद ही बना रखा है ऐसा कि ये कोई n के टर्म में नंबर है, ये भी कोई n के टर्म में नंबर है, और ये 0 हो रहा है, बट दिस विल, है ना, क्या ये आइडेंटिकली 0 होगा हमेशा? नहीं होगा ऐसा, मतलब आप देखोगे, बट है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं बट ये जो क्वांटिटी है, सो बट ये जो है ना आपका क्वांटिटी है समेशन xi स्क्वायर a टाइम प्लस b टाइम समेशन xi का होल स्क्वायर, दिस इज नॉट आइडेंटिकली 0, दिस इज नॉट ऑलवेज 0, उसमें ये कहता है ऑलवेज 0 होना चाहिए, तो ये 0 नहीं भी होगा, जरूरी नहीं है कि जो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी हमेशा 0 होगी, तो इसका लॉजिक है, ये भी कोई नंबर है, अब ढूंढो, फाइंड करना पड़ेगा इसका मीन और इसका मीन, उसके हिसाब से फिर हम ये भी ले पाएंगे। बाकी आप जो कह रहे हो वो भी ठीक है, कई सारे तरीके हो सकते हैं, एक तरीका ये है, ये कंप्लीट नहीं, तो इस तरह के केसेस हैं, ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट कौन सा था, 2032 था,
35 एक 32 भी भेजा था जिंदेश जी ने। तो देखते हैं 32 में क्या है। 32 किया होगा आप लोगों ने, जिन्होंने किया बताओ। रोहित तुमने किया है, कैसे किया 32? क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे ले आए सर। सर मैं लिख देता हूँ, ऐसे मैं दिखा भी सकता हूँ लेकिन मुझे फिर जाना पड़ेगा। सर वो वाला सर इस 1 माइनस साइन x। हाँ मैं लिख देता हूँ, इधर लिख ही देता हूँ। सो ये क्वेश्चन नंबर 32 ही है, मैं लिख देता हूँ, आप लोगों ने किया होगा ऑलरेडी क्योंकि मुश्किल नहीं है। ये ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है, x1 x2 x3, ये आपको दे रखा है 1 माइनस साइन x1 साइन x2 साइन x3 अपॉन में 8 पाई क्यूब, एंड कब 0 लेस देन इक्वल टू x1, मतलब तीनों 0 से 2 पाई के बीच है। x1 0 से 2 पाई में है, x2 0 से 2 पाई में है, ठीक है ना, x3 0 से 2 पाई में, और ये 0 अदरवाइज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो कह रहा है गुजर फॉलोइंग इज ट्रू, x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि आप मार्जिन निकाल पा रहे जैसे हैं। म्यूचुअली और पेयर वाइज इंडिपेंडेंट भी शो करना है क्या? जी जी यस यस। तो इसमें तो नॉर्मल से हो जाएगा ना, ये जॉइंट में 3 स्टैटिस्टिक दे दिया है बस, तो 3 रैंडम वेरिएबल दिया, इसको इजीली कर ले उसी तरह होगा। यस यस। क्या ये एक्सचेंजेबल है? अगर चलो 2 का निकाल लो, है ना, तो चलो उस तरह से कुछ। सर जब 2 का निकालेंगे तो सर उसके बाद फिर ये पेयर वाइज आ जाएगा, क्योंकि 2 के बाद हाँ। मल्टीप्लाई करने से 3 का नहीं आ रहा। ओके, मतलब अभी क्या मान लो सपोज मैंने x1 x2 फाइंड कर ली, फॉर एग्जांपल आपने जैसे x1, x2 फाइंड कर लिया, तो ये इक्वल आएगा fx1 into fx2 के, ऐसा आता है? यस सर। सर तो ये x1, x2 इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर। अच्छा, ये आपका 1/4 पाई स्क्वायर है। ठीक है ना? यस सर। ओके, अब ये मार्जिन देखो, अब क्या करना है, जैसे इनको प्रॉब्लम है, सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है इसको। जैसे मुझे ये वाला चीज चाहिए तो मैं इसको x3 के रेस्पेक्ट में 0 से 2 पाई में इंटीग्रेट कर दूंगा, जो कि मुश्किल नहीं है क्योंकि जो बाकी आप कांस्टेंट मान के चलो, सिर्फ x3 वाले टर्म को इंटीग्रेट करो तो हो जाएगा। सिमिलरली मतलब पेयर वाइज हो जाएगा, कहने का मतलब आपका ये होगा, अभी कहा जाए क्योंकि ये फॉलो करेगा और ये भी सेम ही आएगा, सेम आता है ना? यस ये भी सर। सेम है, f of x1, x3। अब ये क्वांटिटी कैसे निकाला था? इजी है, इसमें सिंपल इस क्वांटिटी को आपको इंटीग्रेट करना है x3 के रेस्पेक्ट में 0 से 2 पाई में। तो ये आपका x1 x3 f of x1 into f of x3, ये 1/4 पाई स्क्वायर होगा, है ना, इस तरह से। और फिर बट यहाँ पे ये हो रहा होगा, दिस इक्वल नहीं होगा इसके, आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन जो है ये रिक्वायर्ड है पेयर वाइज इंडिपेंडेंट के लिए, है ना। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट के लिए इतना ही चाहिए, लेकिन अगर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट करना है तो मुझे ये चारों कंडीशन चाहिए म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के लिए। या सिर्फ इंडिपेंडेंट जो वर्ड लिखा होता है उसका मीनिंग वही है ना, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो अगर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट चेक करना है तो ये चारों कंडीशन, ये होल्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बट इट इज पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हो रहा है। ठीक है जी, बाकी फिर से करके देखो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछो, मैं पूरा प्रॉपर सॉल्व कर दूंगा। सर 25 क्वेश्चन में जो ये एमएलई mutually निकालना था है, ना? ये हाँ, म्यूचुअली नहीं हाँ, हो सकता, ये म्यूचुअली था क्या एग्जाम आंसर में? आंसर में हाँ, जैसे ऑप्शन बता देता हूँ आपको मैं। पहला ऑप्शन है x1 x2 x3 आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, तो फॉल्स हो जाएगा। जो ए ऑप्शन आपको म्यूचुअली कह रहा नहीं है, हो सकता, 1/2 पाई आएगा, मल्टीप्लाई 1/8 पाई आएगा, वो माइनस हो। दो क्वेश्चन इजी है ये तो। मतलब ठीक हाँ, है, हो गया मतलब सही क्लास कर रहे हो ना? हो गया हो गया। एक्चुअली में एक्सचेंजेबल रैंडम वेरिएबल दिया है वो, सही है। हाँ, एक्सचेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो उससे आप उससे भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। एक्सचेंजेबल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इंडिपेंडेंट गारंटी देता है। हाँ, सो ए जैसे बी ऑप्शन था कि बी जो ऑप्शन इसमें कह रहा था कि x1 x2 x3 पेयर वाइज है, तो ये सही कह रहा है। पेयर वाइज है, हाँ। हाँ, जैसे तो सी कह रहा था सही आएगा, वो सही है। x1 x2 जो है वो x3 के साथ इंडिपेंडेंट है, तो सी होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि फेल हो गया ना, कि इसका मतलब x1 x2 का ज्वाइंट इनटू x3 बराबर प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा हो रहा है रोहित, आपने किया होगा, थर्ड हो रहा है।
अगर x1 x2 दोनों का तो 1/4 पाई स्क्वायर आएगा, उसका 1/4 पाई 1/8 पाई क्यूब आ जाएगा। और तीनों का अगर ये करेंगे लास्ट वाली, इसमें प्रॉपर्टी नहीं होल्ड होगी, नहीं होगी ना, हाँ वही x1 ये नहीं हो सकता किसी भी उसमें। राइट राइट। और चौथा ऑप्शन बोला वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2, जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है कि x1 प्लस x2 का वेरिएंस पाई स्क्वायर आता है, x1 प्लस x2 का। तो आप लोग वो निकाल चुके हैं। चौथा ऑप्शन वेरिएंस अगर पाई स्क्वायर आता है यानी कि 2 पाई का होल स्क्वायर अपन 12 4 पाई स्क्वायर 4 से 4, हाँ तो पाई स्क्वायर आ रहा है, सही है। यूनिफॉर्म 0 से 2 पाई में यूनिफॉर्म है नहीं, देखिए एक मिनट, 1/2 पाई आएगा fx1 fx2 fx3, 0 से 2 पाई में यूनिफॉर्म जा रहा है सारा, तो b माइनस a का होल स्क्वायर अपन 12 करके निकाल दो, आ जाएगा। हाँ तो ये ऐसा डी देखो क्या पाई स्क्वायर आएगा, हाँ वेरिएंस पाई स्क्वायर ही आएगा। तो ये दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे फिर तो यहाँ पे। अगर डी आप कह रहे हो सही तो मैं चेक करता हूँ आंसर क्या है। क्या है 32 माइनस 2 पाई का होल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर 32 में से बी ऑप्शन है, तो इसका मतलब नहीं आएगा। थोड़ा आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होंगे, आप चेक कीजिए, क्योंकि सिर्फ बी है। तो ये पाई स्क्वायर आप शायद रफली कर रहे हैं इसलिए एस्टिमेटेड लग रहा है, आप लिख के कीजिए, शायद नहीं आएगा पाई स्क्वायर, कुछ और आएगा। चेक करके देखिए ना। ठीक है ना, यहाँ से क्या होगा, बी माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 12। आ तो रहा है सर, वही पाई स्क्वायर ही आ रहा है। अच्छा चेक कर लेते हैं, यही कर रहे हो ना आप, ये मैं लिख रहा हूँ अभी ये। हाँ तो इसको करके देखते हैं कितना आ गया ये टोटल, 1/, सर 1/2 पाई आएगा ना खाली ऊपर। अच्छा सॉरी एक मिनट, 1/, क्या मतलब बी माइनस ए ना, हाँ तो बी माइनस ए मतलब 2 पाई, सो 2 पाई है ना। तो यहाँ से आ गया कितना आ गया, 4 + 4 8 है ना, चेक करो, इज इट फाइन। यस सर। 4 8 पाई स्क्वायर बाई 12 आ गया, पाई स्क्वायर नहीं आया ना, चेक कीजिए। यस सर। ठीक है, पाई स्क्वायर नहीं आया, ये 3/2 पाई स्क्वायर आएगा, मतलब 4 दूना 8 4 3 12 2 पाई स्क्वायर बाई 3 आएगा ना। तो पाई स्क्वायर नहीं आया, ठीक है, तो इसीलिए ठीक है जी, कोई दिक्कत था। यस सर। कोई बात नहीं, वो ओपनिंग जब करते हैं माइंड में लगता है कि ठीक है, वो कई बार हो जाता है, लिख के जब करते हैं तो क्लियर दिखता है। मुझसे भी इसमें गलतियां इस तरह होती हैं। नेक्स्ट पूछ रहे थे कुछ, 25 पूछ रहे थे कुलदीप, बताइए। सर 25 में सर क्या बोलते कि एमएलई निकालेंगे तो वो रखना पॉइंट रख के देखेंगे, क्योंकि वो थीटा पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, थीटा पे बिलोंग नहीं कर रहा कि थीटा बिलोंग्स टू 2 to वेरिएंस ऑफ x1 + x2 था क्या? जी 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 जी, x3 भी ऐड कर दे रहा था, इसीलिए दिक्कत दे रहा था। 3 अच्छा दिखते हो। हाँ मैं समझ गया, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ कोई दिक्कत। x1 + x2 में 2 का मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर अपान वो आया होगा 4 से, मतलब वो समथिंग कुछ दूसरा आएगा, लेकिन पाई स्क्वायर नहीं आ सकता। हाँ वो 2/3 आ रहा है साथ में, तो वो आप जैसे ऐड करेंगे अगला 1/3 तो फिर वो पाई स्क्वायर हो जाएगा x3 के साथ, ठीक है अभी, ठीक है। अच्छा 25 पे कह रहा है कि थीटा की वैल्यू सिर्फ, चलो देख लेना ट्राई करके। मेरे छोटा डाउट था, वो क्वेश्चन तो हो गया है, बट प्रॉब्लम डाउट ये है कि जो इनिशियल पॉइंट होता है ना वही मैक्सिमम हो रहा है, मतलब तो हर पिछले 2 क्वेश्चन में भी यही देखे हम, तो क्या ना निकालें, मतलब डायरेक्ट सीधे आंसर ही जो इनिशियल पॉइंट है उसी को रख के दे दे आंसर, ऐसा कर सकते हैं क्या? अच्छा है, कई बार बच्चे गलती करते हैं, पॉइंट ऐसे यहाँ फिक्स कर रखा है कि थीटा जो है वो इस इंटरवल में ही होगा। तो जैसे होगा कि अगर आप मान लो आप लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल ले, सपोज आपने 0 पुट किया और थीटा अगर 1 आ गया फॉर एग्जांपल, या कुछ भी नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है कुछ आया ही नहीं, तो अगर मान लो 1 आया फॉर एग्जांपल, किसी जनरल बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, अब इन्होंने कहा सिर्फ यही वैलिड है, तो ये तो आउट हो जाएगा ना, मतलब ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपको फिर इस इंटरवल में ही सोचना है। अच्छा मान लो अगर आ भी गया, सपोज 3 आ गया, तो 3 आ गया तो इसका मतलब गारंटी नहीं कि 3 पे मैक्सिमम होगा, आपको यहाँ क्लोज लगा हुआ है, तो आपको इस इंटरवल में देखना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू 3 और थीटा की वैल्यू 2, इन दोनों पे चेक करना पड़ेगा किस पे ज्यादा मैक्सिमम। कई बार ऐसा भी होता है ना कि 2 पॉइंट मैक्सिमम मिलता है, हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम देखना पड़ेगा।
तो इसका अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देख लेते हैं। यस यस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो लेफ्ट हैंड में, अगर उधर राइट हैंड में मिल जाएगा। हाँ, तो जो कि ये 0 होगा नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, स्पेशली इस तरह केस है। जैसे कुलदीप ने क्या करना चाहिए, देखो आप सिंपली ये जब करोगे तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये फंक्शन 2 से स्टार्ट है, लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग आ रहा होगा ना, हाँ मतलब ये स्ट्रिक्टली होगा लेफ्ट में ना। हाँ ये आपका 0 हो गया, तो लाइक्लीहुड फंक्शन इज डिक्रीजिंग आ रहा होगा ऑन 2 to infinity। इसका मतलब है कि कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, तो जो एमएलई होगी लाइक एल थीटा इज मैक्सिमम on theta is equal to 2, so at theta is equal to, so theta is equal to 2 पे मैक्सिमम हो गई, तो इसका मतलब theta is equal to 2 ही एमएलई। सो 0 पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 पुट करेंगे वो 0 होगा ही नहीं, कोई थीटा मिलेगा ही नहीं इस तरह के। इसमें आपको सीधा देख लोगे ये तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा क्योंकि राइट साइड कुछ वैल्यू है नहीं, तो ये 2 पे ही आएगा, और एक्सरसाइज की वैल्यू दे रखा है। तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं वही बात वही सही है कि मतलब यहाँ से जो मेरे कहने का मतलब ये था कि हम मतलब चेक कर ले रहे वो ठीक है, बट मैंने 2-3 क्वेश्चन जो देखे हैं वो इनिशियल पॉइंट जो होता है ना वही आंसर होता है। Yes. तो क्या मतलब ऐसे ही रख दें ना, निकाल लें तो कुछ पेपर में। लेकिन कई बार ऐसा डज नॉट एग्जिस्ट भी तो हो सकता है, मेरी जो हमेशा नहीं एग्जिस्ट, हमेशा अगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो ठीक है 2 इज फाइन। सर अगर इंक्रीजिंग होता और अगर हमारी जो एंड पॉइंट होता वो भी एग्जिस्ट कर रहा होता, हाँ, अगर यहाँ होता 2 से 5 फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, अब डिक्रीजिंग है तो इस पे मैक्सिमम होगा, इंक्रीजिंग होता तो इस पे मैक्सिमम होता। अगर उस तरह केस होते तो फिर चेक करना पड़ेगा आपको। हालांकि इस क्वेश्चन में ठीक है, जैसे जिन लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि लाइक्लीहुड फंक्शन डिक्रीजिंग होगा 2 एमएलई है, बट अगर डायरेक्टली तुक्का लगा, डायरेक्टली करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, कई बार कुछ ट्विस्ट कर दे क्वेश्चन में, वहां गलती हो सकती है, ये चीज है। तो आपको बेटर एक बार चेक कर लो, जैसा वेरीफाई कर लो कि लाइक्लीहुड फंक्शन डिक्रीजिंग है क्या, श्योर होने के लिए। डिक्रीजिंग है तो लोवेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो लोवेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा, बाकी पॉइंट पे है ना। तो ये चीज आप कर सकते हो, तो एक बार वेरीफाई कर लो, जस्ट आंसर आपको पता है कि इस तरह ये होंगे, बट वेरीफाई कर लो। अगर इस तरह से है, राइट हैंड है तो इंक्रीजिंग होगा, तो राइट हैंड वाला होगा, यहाँ पे राइट हैंड कोई है नहीं, तो ऐसे अगर मान लो सपोज इंक्रीजिंग हो जाता है, डज नॉट एग्जिस्ट आता, एमएलई डज नॉट एग्जिस्ट, हालांकि ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो आंसर तो कुछ तो आना ही था ना, क्या लिखते आप, तो ठीक है, मतलब ना करे ठीक है, बट वेरीफाई कर लो, वरना फिर गलती हो सकती है, कुछ ऐसा ट्विस्ट कर देगा तो है ना, हो सकता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा 35 कह रहे थे, नहीं 35 बाइवेरिएट का बाद में देखेंगे, चलो कर कोई बात नहीं। क्या बोल रही है कि लेट द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वाई बी बाइवेरिएट नॉर्मल विद मीन दिस एंड वेरिएंस गिवन व्हेन दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम एक्स वाई। ओके, तो मैक्सिमम एक्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें 1/2 mod x + y + mod x - y। अच्छा फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन लगा देंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीन। हाँ जो कह रहे हैं समझ रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं आप कि हाँ बताइए क्या है, एक्स फॉर्मूला जो बता रहे थे आप, 1/2 बाहर है, हाँ अपॉन 2 कर देते हैं, हाँ x1 + x2 एक्स वाई में लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस प्लस mod x - y। अभी चेक करो, एक्स प्लस वाई है ना यहाँ पे, हाँ प्लस ही है, वो चेक कर लो। तो यहाँ से अगर चलो वेरीफाई कर लेते हैं कि मान लो x ज्यादा है y से, तो x ज्यादा है y से तो ये x - y आएगा, तो y कैंसिल, 2xy x आ जाएगा, ठीक है ना, वेरीफाई कर सकते हैं, x पर है y से x आना चाहिए, तो y मोर देन x आना चाहिए, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इससे करना चाहो इससे कर लो, यू अप्लाई है ना, तो यहाँ से हाफ बार कर लिया आपने, e ऑफ x प्लस y प्लस e ऑफ mod x माइनस y, ठीक है, ये लगा सकते हैं आप। अब इसका मीन निकालना, आपको इसका मीन निकालना है, तो इसका मीन तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीन इस तरह कुछ लगा सकते हैं, देखो लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो उससे कर लोगे आप लोग। x - y जो y/8 में है तो लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मल फॉलो करता है ना y/8 का। हाँ राइट, तो ये इसका जब मीन तो इसका 0 ही हो जाएगा, यहाँ तो मुझे आइडिया लग रहा है, हाँ क्योंकि मीन 0 हो जाएगा, और इसका जो मीन तो इसका 0 होगा, बट वेरिएंस इसका जो आएगा वो आएगा क्या है 0 0 1 1 रो, हाँ 1 1 रो, तो हो जाएगा वेरिएंस क्या हो जाएगा 1 + 1 माइनस का 2 रो, कितना 1 माइनस का
एक्चुअली में 2 माइनस का वेरिएंस होगा इसका 2 1 माइनस करो, हाँ, x 2 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस करो वेरिएंस होगा, ठीक है। हाँ, और हाँ। फिर ये मीन डेविएशन हो जाएगा, तो ये रूट 2 पाई अपन सिग्मा हो जाएगा। तो रूट 2 पाई अपन अंडर रूट में 2 अंडर रूट 1 माइनस करो, तो रूट 2 से रूट 2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा रूट पाई, रूट के अंदर 1 माइनस पाई, रूट के अंदर 1 माइनस रो अपन पाई आया होगा आंसर। रूट के अंदर 1 माइनस रो अपॉन पाई, नहीं, पाई बाहर रहेगा, जब पाई बाहर है। नहीं पाई अंदर ही रहेगा, हाँ 1 पाई अंदर ही रहेगा। तो आप जो कह रहे हो कैलकुलेशन मैंने नहीं किया, आप एक बार करके नहीं, यही देखो, आएगा, यही आएगा। है ना। तो यहाँ बीच में थोड़ा छोड़ देता हूँ, ये आपका काम है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये मीन निकालना है और ये मीन निकालना है। इसमें क्या है, देख लो इसका मीन वेरिएंस क्या होता है, मतलब उसके नाम मीन डेविएशन आउट मीन का फॉर्मूला होता है ना नॉर्मल में। सो लाइक ये था ना कुछ रूट 2 अपॉन पाई कुछ था, वो किसके लिए था, नॉर्मल 0 1 के लिए था ना। नहीं, अगर नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है तो सिग्मा का मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ इनसाइड, मतलब बाहर रूट पाई में रूट 2 अपॉन पाई होता है, और बाहर सिग्मा, या रूट के अंदर सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा टाइम्स दिस, ये बोल रहे चला आप, वही है। है ना। सो ये फॉर्मूला इस तरह से है मीन डेविएशन आउट मीन का। तो ये अप्लाई कर दो, उसका जस्ट वेरिएंस निकाल लो पहले, उससे पता चल जाएगा। सर ये अगर मिनिमम होता तो माइनस हो जाता, सिंपली मतलब दोनों सेम ही है। हाँ, अच्छा यहाँ मिनिमम होता तो यहाँ बीच में माइनस हो जाता, हम समझ गए आप जो कह रहे हैं। यहाँ ठीक है वहाँ ना। पे आंसर पे भी माइनस आ जाता नीचे पे। सर इस क्वेश्चन में तो x माइनस वाई गिवन है, और वैसे होता है फॉर्मूला x माइनस x बार के लिए, तो कैसे लगाएंगे कहाँ पर x माइनस बार? सर? जो ये ऊपर वाला फॉर्मूला है सर, ये सर सिग्मा इंटू रूट 2 बाय पाई वाला, ये तो सर नहीं, यहाँ x माइनस वाई को एक रैंडम वेरिएबल मानो, x माइनस वाई इज अ रैंडम वेरिएबल, देन x माइनस वाई फॉलो नॉर्मल 0 कामा 2 1 माइनस रो, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस रो। अरे यहाँ से क्या करो, सिग्मा तो 1 है यहाँ पे, तो वो मतलब आप जानते हो ना वेरिएंस का फॉर्मूला इसका, आप यस ये कर रहे हैं वेरिएंस निकाल रहे हो, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y माइनस 2 टाइम कोवेरिएंस x y, यही कह रहे हो ना आप? हाँ, अभी हाँ। लगा रहे थे, तो ये लगा लो, तो यहाँ से आपको ये वेरिएंस दिख गया। अब आपका ये नॉर्मल आ गया, तो वो फॉर्मूला लगा लो फिर उसके बाद। ठीक है सर। ये मीन डिस्ट्रीब्यूशन आउट मीन का फॉर्मूला हो गया इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये आप निकाल लो। और ये कहाँ से आया, तो ये इस फॉर्मूले से आया, मीन तो पता ही है आपको, तो ये है, तो मीन 0 हो गया क्योंकि x उससे निकल जाएगा, तो उससे ये आ गया। ओके, नेक्स्ट बताइए। इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना थोड़ा टफ होता है। हाँ लेकिन ठीक है ना, वो तो इजी हो गया ना, हो जाएगा वेरिएंस भी, मतलब वेरिएंस इसका मैक्सिमम x का y का वेरिएंस निकालना है। ओ हाँ, तो उसमें थोड़ा चैलेंज आएगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस आपको निकालना पड़ेगा। एक्चुअली में उसमें थोड़ा इंडिकेटर फंक्शन से अगर सिमेट्री देखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मल का क्वेश्चन है तो सिमेट्री लगाते हैं। ठीक है, हाँ तो लगा सकते हो, चलो ऐसा होता है, देखते हैं ट्राई करके। बाकी और कोई डाउट, नेक्स्ट बताओ रोहित, तुम्हें डाउट भेजे थे ना। सर 40 जो कह रहा है, फोर्टी में जो हमारे पास है, ये बोल रहा है कि x1 x2 xn जो है आपका, x1 x2 xn जो है दैट इज नॉर्मल थीटा 1, है ना। तो n मोर देन इक्वल टू 2 है, मतलब n जो है बोला है कि तुम 2 से ज्यादा लो या 2 लो, तो इस तरह से है, रैंडम सैंपल है तो आईडी होगा। और ये बोल रहा है आपके कि कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग h0 जहां थीटा जो है इसमें 1 2 में है, अच्छा, और h1 जो है थीटा या तो लेस देन 1 है या थीटा मोर देन 2 है ना। तो यहाँ ऐसा है कि थीटा मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2 है। अब आपसे कह रहा है कि which of the following statement is true। ओके, तो पहला ऑप्शन ये था कि क्रिटिकल रीजन ऑफ द लेवल अल्फा, है ना, ऑफ यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट h0 अगेंस्ट h1 इज दिस। ओके, तो इसमें क्या करेंगे आप, ये प्रूव दैट टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा ये था कि जो इसका
क्रिटिकल रीजन है वो समेशन xi मोर देन c और लेस देन d होगा। तीसरा है any at any level alpha the uniformly most powerful test for h0 against h1 does not exist. At any level alpha the power of uniformly most powerful test against h1 is less than alpha. Okay. So actually आप देख पाएंगे ये सिंपल है ना, कंपोजिट है, कंपोजिट है ना, हेवी कंपोजिट है। सो एक पॉइंट पे है ना थीटा की वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट नहीं, यहाँ भी पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है। तो कंपोजिट के लिए यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है ना, सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए मुझे पता है न्यूमैन पियर्सन लेमा होता है। कंपोजिट के लिए तो कैसे करेंगे इसको हम, देखो क्रिटिकल रीजन तो निकाल सकते हैं बट मोस्ट पावरफुल टेस्ट चेक करने के लिए कंपोजिट के लिए एक्चुअली में हम लोग मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो से लाइक्लीहुड रेशियो चलेंगे। इस केस में एग्जिस्ट नहीं करता यूएमपी। कोई अच्छी बुक मतलब लेमन की एक बुक आती है कैसला बर्गर या और सारी बुक है, उसके देखेगा तो मिल जाएगा रेफरेंस ये। ओके, लेकिन हमें तो इंटरेस्ट में प्रूफ नहीं करेंगे, हमें थोड़ा सा एक लॉजिक चाहिए जिससे हम है ना ऑप्शन चूज करें। एक्चुअली उसमें लॉजिक मतलब उसमें अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो शायद एग्जांपल भी दिया मिल जाएगा। मैं समझ रहा हूँ आप कह रहे हैं। कि ऐसा इसलिए प्रूफ इसका मुझे देखना पड़ेगा, अभी तो मैं किया नहीं हूँ, मैं आज भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो ट्राई नहीं किया बट करना पड़ेगा। तो अभी तत्काल के लिए अगर क्रिटिकल रीजन चाहिए हम वो निकाल सकते हैं लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से। अब वो मोनोटोन है ना वो लाइक्लीहुड रेशियो है वो चेक करना पड़ेगा। चलो इसको थोड़ा अभी होल्ड पे रखते हैं, इसको मैं ट्राई करता हूँ प्रूफ का, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। या आगे है ना अभी दोबारा होगा डाउट तो उसमें 40 है ना, तो लिख लेता हूँ। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। तो 40 ये रह गया है ना, एक मिनट। कोई नहीं, ठीक है। हाँ तो मेरा फोन होगा, फोन दीजिएगा, बात कर दीजिए। तो हाँ मैं नोट करने को मैं इसको ट्राई करूंगा, अभी टाइम मिलता है तो। हाँ नेक्स्ट क्या है 40 का बाद क्या था, 43 था। So 50 to 54। अच्छा क्या है इसमें, देखो 52 पूछा होगा। 52 में क्या हम लास्ट क्लास में ट्राई किया था। 52 इसको हम करते हैं आगे फिर। तो 52 में क्या है कि मुझे दे रखा है इन्होंने f ऑफ x कॉमा y जो है इस तरह से, ये हमने किया था इस तरह से लास्ट क्लास में, x लेस देन 0 और y लेस देन 0 है ना, एंड नहीं है और है, और y लेस देन 0, और यहाँ पे है 1 माइनस e की पावर माइनस 6 अपॉन 4 कब है, जब x मोर देन इक्वल टू 0 एंड y मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1। एंड अगला है जो दे रखा है हमें 1 माइनस e की पावर माइनस 6 व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 0 और y इज मोर देन इक्वल टू, ये मतलब ज्वाइंट CDF हो गया ना x y का। तो हमने डिस्कस किया था कि जब क्या होता है कि इसका क्या मतलब, आप इसका डेफिनेशन आप लोग जानते हो कि ये प्रोबेबिलिटी है कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x कॉमा कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y। तो सिंपली आप देखो x को अगर प्लस इन्फिनिटी रख दोगे तो ये सैंपल स्पेस बन गया है ना। तो सैंपल स्पेस का इंटरसेक्शन किसी भी इवेंट के साथ जो इवेंट है वही होगा। तो इससे क्या होता है इस लॉजिक से कि जो f एट प्लस इन्फिनिटी कॉमा y है, तो ये जस्ट आपका आता है y लेस देन इक्वल टू y, जो क्या आता है CDF एट y। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, कि आपने x को प्लस इन्फिनिटी रख दिया तो आपका ये आ गया। अब क्या देखिए x को प्लस इन्फिनिटी रखने पे क्या हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी इस इंटरवल में है, तो ये कुछ ऐसा आ गया कि यहाँ तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से सिंपली क्या आया 0 है जब y लेस देन 0, या डायरेक्टली लिख लो, पहले क्या लिखता हूँ तो क्या आएगा
x को इन्फिनिटी रखिए आप, तो कितना हो गया 1/4 है ना, तो ये आपका 1/4 हो गया। कब? अभी हमें y का लिख रहे हैं, हम y का CDF लिख रहे हैं, तो कब है ऐसा? जब y की वैल्यू 0 to 1 है ना, यहाँ तो वो है नहीं, यहाँ 0 to 1, यस। सो y यहाँ 0 से 1, और यहाँ पे इसमें इन्फिनिटी रखिए, क्या होगा 1 1 मोर देन इक्वल टू 1, है ना, यहाँ इक्वलिटी नहीं है। सो और 0 कब है? जब y लेस देन 0 है, तो 0 ही है। सो देख लो, तो इसमें क्या पूछना चाह रहा था दिस। ओके, तो अब मैं क्या करना, मुझे y का वेरिएंस चाहिए, तो हम लोग CDF से वेरिएंस निकालना चाहिए। नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है ना, तो हम लोग CDF से हालांकि कैसे निकाल लो, PDF निकालना, तो y क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया ना। बर्नौली है ये तो। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, डिस्क्रीट है ना, तो आप देख रहे हो कि y बराबर 0 पे जंप है 1/4 का, और y बराबर 1 पे जंप है 1 - 1/4 कितना 3/4 का, तो आपको बर्नौली हो गया, राइट। तो ये बर्नौली हो गया। अब यहाँ से आप EY कितना आएगा जी, P आप सकते हैं 3/4 से, है ना, और वेरिएंस कितना आएगा 3/16। So, यहाँ पर 3/16, तो हमें इसकी जरूरत है एक्चुअली, इसको यहाँ पे ना सिमिलरली, तो ये हमें वेरिएंस ऑफ y मिल गया। और इसी तरीके से चलो इधर लिखता हूँ मैं, तो तत्काल इसको मिटा दो। सो इसी में आगे क्या करते हैं, मुझे चाहिए fx ऑफ x, तो क्या करेंगे फिर से वही कि fx y को प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ज्वाइंट जो है, तो y को प्लस इन्फिनिटी, तो y तो सिर्फ यहाँ पे है ना, तो y प्लस इन्फिनिटी यहाँ तो है नहीं, यहाँ रहेगा, तो यहाँ बस पुट करना आपको प्लस इन्फिनिटी, y सिर्फ यहाँ है प्लस इन्फिनिटी, बाकी एज इट इज रहेगा। सो क्या होगा 1 - e के पावर -x, है ना, तो यहाँ पे क्या है कि जस्ट आपको रखना है 1 - e की पावर -x, कब x ग्रेटर देन 0, है ना, मोर देन इक्वल टू 0। जस्ट y कहाँ प्लस इन्फिनिटी रखना, देखना y प्लस इन्फिनिटी सिर्फ इस रेंज में यहाँ पे है। सो आपका आ जाएगा दिस, एंड ये 0 होगा ऑब्वियसली, अदरवाइज है ना लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0 में 0 है। ओके, तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल 1। यस यस, तो आपका यहाँ से आ गया x जो है एक्सपोनेंशियल 1 हो गया, तो इसका तो आप जानते हैं वेरिएंस कितना होगा 1, है ना, मीन भी 1 है, वेरिएंस भी 1 है। तो हमें ये पूछा था आपसे 16 टाइम, तो जो क्वेश्चन है पूछा गया हमसे कि 16 टाइम वेरिएंस x प्लस 32 टाइम वेरिएंस y, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 16 टाइम 1 और 32 टाइम ये आपने बताया था 3/16, तो कैंसिल कर लीजिए, 22 आ गया। 6 आंसर की में चेक कर लेते हैं, तो ठीक है 52 का 22, ठीक है आंसर। और 54 भी पूछ रहे थे, देख लेते हैं 54 क्या है। सो 54 क्या कह रहा है कि फिर से हमें ज्वाइंट दे रखा है आपको 54 में x1, x2, x3, इसका मुझे ज्वाइंट दे रखा है 81/4 x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, और यहाँ ये है कि -1 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 और लेस देन इक्वल टू 1, है ना, और ये है आपका 0 अदरवाइज। ओके, तो आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, तो हमने लास्ट क्लास थोड़ा डिस्कस किया था, तो हमने ये कहा था कि क्या होता है, इसको मैं रीराइट करूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना कि मैंने कितना अलग किया था 6 टाइम, एक मिनट, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 ना, तो 6 टाइम क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, बोलो भाई, 3 खत्म किया तो 27, 8, यही ना, यस, तो x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, -1 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 लेस देन इक्वल टू 1 एंड 0 अदरवाइज।
थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, तो इसको 3 फैक्टोरियल और 3x1/2, 3x2/2, 3x3/2, ठीक है यहाँ तक, और -1 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3, ठीक है, 0 अदरवाइज। इसको थोड़ा और लिखूं मैं तो ये ऐसा हो गया 3 फैक्टोरियल fx1 fx2 fx3 आया ही है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही आ रहा है, मतलब लाइक डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो -1 दिस 0 अदरवाइज। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप लोग ये जानते हो ऑलरेडी कि लाइक इफ, ये एक रिमार्क लिखते हैं, इफ मान लो ऐसा है y1 y2 y3 b IID रैंडम वेरिएबल सच दैट, या हाँ ठीक है विथ PDF, तो क्या होता है मैं मान लेता हूँ x1 जो है मिनिमम ऑफ, सो लाइक लेट मी राइट इट एज y1 है ना, x2 एज, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि x2 एज y2 एंड x3 एज y3। तो ये एक फॉर्मूला होता है f ऑफ x1 x2 x3 स्मॉल में x1 x2 x3, बताइए क्या होता है, ये फॉर्मूला है ना, ये किसी बुक में मिल जाएगा आपको, n फैक्टोरियल fx के पावर n, या जी। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए fx1 तो fx2 इन फैक्टोरियल, हाँ ये एक्चुअली ऐसा लिखेंगे, अलग अलग है, तो fx1 fx2 है ना, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू ना, x1 इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू रैंडम वेरिएबल x1, x2 ऑब्जर्व्ड वैल्यू रैंडम x2 के इस तरह से। तो दिस 0 यहाँ कब होगा, जब जो x1 है, ऑब्वियसली मैंने स्मॉलेस्ट लिया है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये ऑर्डर तो फॉलो करेगा। अब जो भी जहां से भी सपोर्ट जो है उस पर डिपेंड करेगा, तो मैंने ए बी जैसे ले लिया 0 अदरवाइज। अब इससे कंपेयर कीजिए इसको, आप समझ पा रहे हैं, दिस कंपेयर दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी, तो आपको सिंपली पता चल रहा है n एक्चुअली कुछ नहीं 3 फैक्टोरियल है, क्योंकि वो n था जितने सैंपल साइज, ठीक है, सैंपल साइज जो है। तो आपका फाइनली यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पिछले क्वेश्चन में, सो हम ये देख पा रहे हैं कि f ऑफ y1 जो है दैट इज 3y1/2। हाँ सिमिलरली बाकी भी है ना, तो yi लिख लो आप, और yi की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1, ठीक है, तो हो गया। अब पूछा जा रहा था, ठीक है ना, दे आर यहाँ पे क्या हो गया, IID के लिए डिफाइंड है, सो यहाँ पे हो गया कि वेरिएंस, सो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, सो कैन वी राइट इट y1 प्लस y2 प्लस y3, सम जो है सेम, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, सम ऑफ xi's एंड सम ऑफ, यहाँ पे इसके टर्म में लिखूं मैं, तो yi में मिनिमम, मतलब yi आधा स्टैटिस्टिक ले लीजिए, राइट, या चलिए ऐसे लिख देते हैं xi और yi करके, आप मीनिंग यही समझिए, तो ये सेम रहता है ना, सो इसी नोटेशन के हिसाब से, तो इन तीनों को ऐड कीजिए, इन तीनों को ऐड, लाइक इसी क्वेश्चन को ऐड कर लो, दिख तो रहा है आपको, एडिंग दिस 3 क्वेश्चंस, लेफ्ट 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 राइट 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 हो गया, तो उससे दिख रहा होगा आपको ये है, तो उससे क्या हो गया, ये हो गया। अब ये अलग अलग कर लो आप, तो वेरिएंस ऑफ y1, वेरिएंस ऑफ y2 एंड वेरिएंस ऑफ y3, अब एक का निकाल लो, 3 टाइम हो जाएगा, तो 3 टाइम कोई भी एक का वेरिएंस निकाल लो आप, अब बताइए इसका क्या आएगा वेरिएंस, ना इजी है, मतलब हम लोग कर सकते हैं। इसका वेरिएंस माइनस, ये मतलब इसका एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर तो 0 जो है, क्योंकि और फंक्शन बनेगा, और मीन ही आएगा माइनस मीन का स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ से अगर हम लोग जैसे एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन होगा ना एक्सपेक्टेशन, हाँ,
ई एक्स स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऑड बनेगा ना। तो वन एक्स आएगा। स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। -1 से वेरिएंस 1 वन आएगा सर। 3 का स्क्वायर 9। नहीं तो y I think it was square 3y/2 का whole ओ square. अच्छा अच्छा, यस यस यस, यू आर राइट, वो मैंने गलती किया है। सो ये दिस इज माय मिस्टेक। हाँ वो मैंने यहाँ गलती किया है, तो यहाँ से वो मेन 0 हो जाएगा और वो आएगा ठीक है, तो यहाँ से अब मेन 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्योंकि उस निकालेंगे केस में वेरिएंस 0 नॉन जीरो क्वांटिटी आ रही थी ना, तो नॉन जीरो क्वांटिटी तो वेरिएंस हो ही नहीं सकती ना। नेगेटिव आ रही थी एक्चुअली, हाँ है ना, पिछले क्वेश्चन मतलब जो मैंने गलती की थी उसमें नेगेटिव वेरिएंस आ रही थी। तो ठीक है, अब यहाँ से ये बता दीजिए कितना आ गया। तो y4 का इंटीग्रेशन -1 से 1। y/4 -1 से 1 यानी कि 2। 3/4 3/4 आएगा उसका। 3/4 3/2 आएगा। नहीं 3/5 इंटीग्रेशन है ना। अच्छा इंटीग्रेशन y स्क्वायर है ना, तो y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना तो y/5 ठीक है। हाँ -1 से 1 x/5 आ जाएगा। 3/5 होगा सर। 3/5 आएगा। हाँ फाइनल तो 9/5 आ गया। चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। तो ये 3 पहले से भी है यहाँ पे, तो इसका आंसर जो है कंप्यूटिंग बोलो ना, 0.5 इसका नहीं 1.8 आंसर है। क्या 1.8 आ रहा है 9/5 18/90, ठीक है ना। हाँ ठीक है ठीक है ना, तो ये करेक्ट है 9/5 आ गया। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है, तो उसका मैं चेक करता हूँ प्रोबेबिलिटी डिफरेंस पार्ट में। ठीक है, और कुछ पूछ रहे हैं आप लोग? तो नेक्स्ट क्लास में 21 का पेपर करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा बाहर में घूम रहा था, लेट हो गया। तो ठीक है, फिर भी आप लोग 21 का पेपर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। परसों कल तो जाम की क्लास है। तो ठीक है, चलो आज के लिए थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.